हेलो डिस्टेंट, स्वागत है आज का आपका इस एनर्जी कंजर्वेशन की क्लास में। मैं हूँ वासिफ और आज हम डिस्कस करेंगे जो हम टॉपिक को पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए। तो बेसिकली हम उससे पहले देख लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ऑडिट वगैरह को डिस्कस कर रहे थे कि जो एनर्जी ऑडिट होता है वो होता क्या है और कैसे कैरी किया जाता है और कौन कौन सी स्टेप्स उनमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि ऑडिट, आपको पता है कि 2001 में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन के ताल्लुक से एक जो बिल आया था, उसमें एनर्जी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो उद्योग हैं, उनको एनर्जी कंजर्व करने के लिए कई गाइडलाइंस इशू की गई थी। और इसी चीज़ को चेक करने के लिए कि वो इंडस्ट्रीज़ या फिर वो हाउस होल्ड वगैरह उन चीज़ों को एडॉप्ट उन्होंने किया है या नहीं किया। एक तो ये तो बात हो गई इंडस्ट्री के हवाले से। और जो सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर हैं, जो इस तरह के जो मशीन एंड टूल्स बनाते हैं जिनका ताल्लुक सीधे एनर्जी कंजर्वेशन से है, कि तो उन्होंने भी इसको जैसे स्टार रेटिंग वाली जो चीज़ है उसको फॉलो किया है नहीं किया है। तो इन सब रेगुलेशन के लिए, इन सब चीज़ों को इंस्पेक्शन करने के लिए क्या किया जाता है, ऑडिट किया जाता है। हमें देखा जाता है कि वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो उसी को हम पढ़ रहे थे कि तो एक्चुअली हम बात कर रहे थे कि कितने फेज़ में ये ऑडिट किया जाता है। तो हमने पहला फेज़ पढ़ा था जिसमें क्या था, तीन फेजेज़ में इसको कंप्लीट करते हैं। पहला था प्री ऑडिट, दूसरा है फेज़ टू हमने पढ़ लिया था, और हमने इसको भी फेज़ 3 को भी देख लिया था। तो अब जो हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है पैरामीटर्स ऑफ एनर्जी ऑडिट एंड इंस्ट्रूमेंट्स, कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं और किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ किए जाने वाले हैं। तो देखते हैं। ऊर्जा लेखा परीक्षण में ऊर्जा के आवश्यक मापन को पहचानने और परिमाणन की क्वांटिफिकेशन की ज़रूरत होती है। इसलिए उचित मापन के लिए उचित उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार के उपकरण छोटे, टिकाऊ, संचालन में आसान और सस्ते होने चाहिए। ऊर्जा लेखा परीक्षा के दौरान जांच पड़ताल करने वाले पैरामीटर्स निम्न हैं। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात की गई, और जो उस चीज़ को मेज़र करने वाली जो इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में ज़िक्र किया जाएगा है कि वो एक कैरी करने के लिहाज से फिजिबल होना चाहिए कि ईज़िली उनकी मूवमेंट वगैरह किया जा सके, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तो देखते हैं पहला पैरामीटर्स क्या है। दिया गया है जो वैद्युत, जो एसी और डीसी के करंट वोल्टेज, धारा, शक्ति गुणांक और वास्तविक शक्ति गुणांक गाइस क्या होता है, इसको हमने एनर्जी कंजर्वेशन की पहली ही क्लास में इसको डिस्कस किया था। आभासी शक्ति, प्रतिघाती शक्ति, ऊर्जा खपत, फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक्स आदि, ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ जिनको हम मेजरमेंट के अंतर्गत
लेते हैं। चिमनी से निकलने वाली गैसों को विश्लेषित करने वाले प्रांचल CO2, O2, CO, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ध्वनि मापने वाले प्रांचल शोर, नॉइज़ और वाइब्रेशन की गाइस बात की जा रही है कि हमें जो 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 साउंड पॉल्यूशन है उसको मेज़र करने के लिए और वाइब्रेशन वगैरह जो ये टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। RPM और वायु गति मापन। RPM क्या होता है? जब भी कोई भी चीज़ रोटेशन पर मिनट बोलते हैं एक्चुअली, तो RPM उससे नापा जाता है। भौतिक मापन के अंतर्गत लंबाई, वजन और तापमान जैसे प्रांचल आते हैं। आर्द्रता का मापन करने वाले प्रांचल नमी की मात्रा और सापेक्ष आर्द्रता। अब देखते हैं मेन इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है। ऊर्जा लेखा परीक्षण के पहले स्टाफ के कर्मचारियों को सभी उपकरणों की संचालन विधियों और उनके उपयोग करने से भली भांति परिचित होना चाहिए। मुख्य उपकरण निम्नलिखित हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस प्रकार के उपकरण वैद्युतीय प्रांचल का मतलब है रीडिंग्स को मापने के काम आते हैं, जैसे kVA किलोवाट, kWPF जो पावर फैक्टर है, फ्रिक्वेंसी, एम्पियर वोल्ट आदि। ये उपकरण ऑनलाइन कार्य करते हैं। इनका अर्थ है चलती मोटर को रोकने की आवश्यकता नहीं होती, हाथ में स्थिर मीटर द्वारा त्वरित पाठ्यांक ले लेते हैं। कहने का गाइस ये मतलब है कि जैसे कि कोई मोटर चल रही है और हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसको रोकने की आवश्यकता नहीं है, हम दूर से ही उसकी रीडिंग को ले सकते हैं। कंबशन एनालाइज़र ये क्या है? ये उपकरण रासायनिक शेयरों से बना होता है जो कि विभिन्न गैसों के मापने का कार्य करता है, जैसे O2, CO, NO और SO। सल्फर के ऑक्साइड है एक्चुअली, और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड। फ्यूल इफ़िशियंसी मॉनिटर। ये उपकरण चिमनी से निकलने वाली गैस में से ऑक्सीजन तथा इसके तापमान को मापता है। सामान्य ईंधन के ऊर्जा मानों को माइक्रो प्रोसेसर पर भेजते हैं, जहां दहन की प्रक्रिया की दक्षता का मान ज्ञात किया जाता है। फायराइड क्या है? पंप द्वारा चिमनी की गैसों से नमूना लेकर फायराइड के अंदर स्थित घोल में डालते हैं। घोल के अंदर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा तरल का आयतन बढ़ता है, जिससे गैस की मात्रा का निर्धारण होता है। अदर इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। स्पर्श तापमान मापी, टैकोमीटर, स्ट्रैबोस्कोप आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और भी कुछ ऊर्जा लेखा परीक्षण एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखते हैं। ऊर्जा विश्लेषक पावर एनालाइजर। इस उपकरण का उपयोग लगातार विद्युतीय रीडिंग्स जैसे वोल्टेज, विद्युत धारा, शक्ति गुणांक आदि के मापन में आता है। इसकी विद्युत मापन सीमा 5 MA से 6500 एम्पियर तक होती है तथा स्मरण शक्ति
2 GB तक होती है, जिसमें 1 महीने की सूचनाओं का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। इसमें विद्युत शक्ति गुणांक हाफ अवधि चक्र के 10,000 अलार्म की अभिलेखन रीडिंग क्षमता, 300 ट्रांसाइंट पकड़ने की क्षमता, 50 चित्र रिकॉर्ड और 4 सीटी निर्दिष्ट की क्षमता होती है। अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर के बारे में दिया गया है। ऐसे ही पाइटोट ट्यूब के बारे में, अमीनोमीटर जो कि विद्युत धारा मापने के लिए काम आता है। इसका उपयोग वायु का वेग एमीनोमीटर इसका उपयोग वायु का वेग मापने के लिए किया जाता है। इस उपकरण की सीमा 0.4 से 30 मीटर पर सेकेंड या 1.4 से 108 किलोमीटर पर आवर होती है। ये छोटा होता है। इसके तीनों अंकों का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले 8 mm होता है, जिससे अधिक तेजी से शुद्ध रीडिंग को मापा जा सकता है। इसकी तापमान मापने की क्षमता 0 से 60 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इसकी परिशुद्धता इंफ्रारेड थर्मामीटर, इंफ्रारेड इस उपकरण का उपयोग भट्टी की गर्म सतहों के तापमान में किया जाता है। ये सतह सरफेस को बिना छुए तापमान को मापने का कार्य करता है। इसकी तापमान सीमा 20 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस तक, विशुद्धता 2% प्लस 2 डिग्री सेल्सियस, दूरी क्षेत्र का अनुपात 21:1, रेडिएशन क्षमता 0.95 पर स्थायी फिक्स होती है। इसकी तरंग लंबाई और समय की प्रतिक्रिया 500 ms होती है। अब जो टॉपिक है ये गाइज, अब हमने बात कर ली जो ऑडिट में, एनर्जी के ऑडिट में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे थे उनके बारे में हमने बात की। उनकी क्या रेंज होती है, किस किस तरह से वो उसको मेज़र करते हैं और किन किन फील्ड में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी मॉनिटरिंग एंड टारगेटिंग। इसको देखते हैं। ऊर्जा निगरानी और टारगेटिंग तकनीक को ऊर्जा से संबंधित समस्त उचित और सही सूचनाओं को समय से प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। इस प्रकार की समस्त सूचनाओं से ही ऊर्जा प्रबंधक अपशिष्ट को हटाने, वर्तमान ऊर्जा खपत के स्तर को कम और नियंत्रित करने और वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने का उचित निर्णय लेने योग्य बन पाते हैं। लेकिन निगरानी तकनीक का उपयोग ऊर्जा खपत की उचित व्यवस्था को स्थापित करने में किया जाता है। तो क्या कहने का मतलब है कि जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें जो हमने एनर्जी का जो कंजप्शन है उसको एक प्रॉपर, और इससे पहले भी हमने जिक्र किया, जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक इंश्योर करने के लिए मॉनिटरिंग की जाती है। टारगेट तकनीक ऊर्जा संरक्षण में प्रबंधन के उद्देश्यों को निर्धारित करने में उपयोग होता है। निगरानी और लक्ष्यीकरण ऊर्जा का प्रयोग ऊर्जा लागत केंद्र को स्थापित करने और ऊर्जा लागत को नियंत्रित करने में किया जाता है।
व्यवस्था के नियमित होने के बाद लक्ष्यों का स्थायी निर्धारण कर सकते हैं, जिससे मानक और वास्तविक या यथार्थ मानों के बीच विश्लेषण का अंतर ज्ञात किया जा सके। इसके अलावा रेमेडियल कार्य कर सकते हैं। रेमेडियल कार्य का इसका क्या मतलब है कि हम कुछ ऐसे इसमें जो फिक्स चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और उन्हें लागू कर सकते हैं। सुधार की बात भी कह सकते हैं इसको। निगरानी और जो टारगेट है, जो लक्ष्यीकरण में ऊर्जा लागत को निम्नलिखित चरणों में नियंत्रित कर सकते हैं। लक्ष्यों को स्थापित करना, सेवेंथ है एक्चुअल को मापना, और उसके बाद यथार्थों की लक्ष्यों के साथ तुलना करना। लक्ष्य और यथार्थ के बीच परिवर्तन के कारणों को स्थानीय लोकलाइज बनाना। उपरोक्त परिवर्तन को हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना। और निगरानी, मॉनिटरिंग और जो टारगेटिंग के बाद सूचना देना एक महत्वपूर्ण कार्य है। सभी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कैसी है, इम्पोर्टेंट है, और इनका जो आगे का काम है उसमें यूज़ किया जाता है। अब जो टॉपिक है वो है वर्किंग मेथड ऑफ एनर्जी ऑडिट फॉर बिल्डिंग। वर्किंग मेथड क्या होता है, क्या तरीक़ेकार होता है जो बिल्डिंग के ऑडिट में किया जाएगा। ये गाइस एक्चुअली ये अब तक जो बात जो हो रही थी वो हो रही थी जो आप कह सकते हैं, आप जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर फैक्ट्रीज़ वगैरह के बारे में, आप पर्टिकुलर हम जो बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था, जो ECBC था, वो पूरा चैप्टर वो बिल्डिंग के ताल्लुक से, बिल्डिंग के एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से जो हमने जो BEE हमारा जो इदारा है उसकी जो रिकमेंडेशन थी, अब उनको मॉनिटरिंग करने के लिए तो देखते हैं क्या है। वर्किंग मेथड फॉर एनर्जी ऑडिट फॉर बिल्डिंग। भवन में ऊर्जा संरक्षण संबंधित कुछ संभावनाएं होती हैं। भवन का निर्माण ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के अनुसार ही होना चाहिए। भवन निर्माण में ऊर्जा संरक्षण के नियम और मानकों को क्रियान्वित करना चाहिए। भवन में ऊर्जा लेखा परीक्षा की कार्यविधि के निम्नलिखित चरण हैं। तो देखते हैं पहला क्या है। पहला है हमारा विजिट करेंगे विभिन्न वस्तुओं, क्रियाकलापों और मुख्य ऊर्जा खपत वाले प्रणालियों को पहचानने के लिए भवन का दौरा करना चाहिए। इसके अंतर्गत वास्तुकला, आर्किटेक्चर संबंधित, लाइटिंग और जो वेंटिलेशन है, ऊर्जा प्रणाली की विधि आती है। देखिए क्या क्या चीज़ देखेंगे हम इसमें विज़िट के दौरान। विज़िट करने के बाद तो उसकी आर्किटेक्चर, लाइटिंग और शक्ति वातानुकूलित और ऊर्जा। अब देखते हैं सेकंड जो है वो है इंस्पेक्शन एंड डॉक्यूमेंट रिव्यू। प्राथमिक दौरे में भवन के प्रतिनिधियों के समक्ष उपलब्ध दस्तावेजों की समीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार के दस्तावेजों में वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग योजनाओं, रखरखाव की विधियों, भवन संचालन और पिछले 3 सालों के बिजली के बिलों की समस्त जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। यूटिलिटी उपयोग की जो देखते हैं,
ये पिछले 12 से 36 महीने के ऊर्जा बिलों की विस्तृत समीक्षा होती है, जिससे हमें क्या लगता है कि एनर्जी के कंजप्शन में के बारे में, ऊर्जा संरक्षण और खपत अभिलक्षणों के प्रदर्शनों का उपयोग कर और उपयोगिता बिलों का विस्तृत विश्लेषण कर ऊर्जा आपूर्ति के अनुकूल बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इवेलुएट द फीजिबल एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स। ऊर्जा लेखा परीक्षा के अंतर्गत 2 प्रकार के परिवर्तन आते हैं। विस्तृत आर्थिक विश्लेषण कर आवश्यक बड़े परिवर्तनों को करना चाहिए एवं सरल शीघ्र भुगतान कर छोटे परिवर्तनों को करना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण के उपायों की सूची को विकसित कर भवन प्रतिनिधियों से समीक्षा करनी चाहिए। इकोनॉमिक एनालिसिस। लेखा परीक्षा के दौरान एकत्रित सूचना को संशोधित और विश्लेषित करना चाहिए, उनका एनालिसिस करना चाहिए। लेखा परीक्षा को कार्यान्वयन, एग्जीक्यूशन लागत, ऊर्जा बचत और साधारण ऊर्जा संरक्षण के उपायों को खोजना चाहिए। और ऑडिट रिपोर्ट अब तैयार करना। अंतिम परिणाम शोध से प्राप्त जानकारी और सिफारिशों का संक्षिप्तीकरण। इस विवरण में भवन की समस्त मुख्य ऊर्जा खपत की प्रणालियों का वर्णन होना चाहिए। ऊर्जा प्रभाव, एग्जीक्यूशन लागत के भार और वापसी के समस्त अनुशंसित उपायों का वर्णन होना चाहिए। अब रिकमेंडेशंस हैं। अंतिम रिकमेंडेशंस की औपचारिक व्याख्या को भवन प्रतिनिधि के सामने प्रस्तुत करना चाहिए कि क्या ऑडिट करने के बाद जो कंक्लूजिंग जो रिमार्क है वो देना चाहिए। लाभ और लागतों के उपलब्ध विवरणों के आधार पर ऊर्जा संरक्षण के उपायों को एग्जीक्यूट करने का उपाय करना चाहिए। अब क्या आ गया, ऊर्जा इंस्ट्रूमेंट फॉर एनर्जी ऑडिट। अब इलेक्ट्रिकल गैस जो इलेक्ट्रिकल से फील्ड है उसमें जो इलेक्ट्रिकल मेजर इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, ये उपकरण बड़े इलेक्ट्रिकल पैमाने kVA, kW, pF, AH, हर्ट्ज, वोल्ट्स के मापन के लिए प्रयुक्त होते हैं। देखिए पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है कंबशन एनालाइज़र। कंबशन एनालाइज़र क्या होता है? इस उपकरण में इनबिल्ट रासायनिक सेल होते हैं, जैसे विभिन्न गैसें जैसे O2, CO, NOx और SO मतलब सल्फर ऑक्साइड को मापने का कार्य करती हैं। फ्यूल इफिशिएंसी मॉनिटर, ये ऑक्सीजन की फ्लू गैस के ताप को मापने में प्रयुक्त किया जाता है, जो कंबशन दक्षता की गणना करते हैं। अब ये इनका फिगर दिखाया गया है, जो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया है। लगभग उसी के जैसे फायर आर्ट्स, इसको हम ऊपर भी डिस्कस किया है हमने। कॉन्टैक्ट थर्मामीटर, ये तापयुक्त होते हैं जिनकी प्रूफ को फ्लूगैटन, गर्म वायु, गर्म जल आदि के प्रवास में रखकर ताप का मापन किया जाता है सतह के मापन हेतु। इसी उपकरण में पत्ती टाइप प्रॉब का प्रयोग किया जाता है। अब रक्तताप मापी इंफ्रारेड, ये भी वही पाइटू ट्यूब, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। वाटर फ्लोमीटर, लीक डिटेक्टर, स्पीड मेजरमेंट, तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है और इनको फिगर भी दिखाया गया है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मेज़र करने के काम आते हैं। तो देखें किस तरह से है। जो हमारा पहला फिगर है वो है कंबशन एनालाइज़र, फ्यूल इफिशिएंसी,
आप इनको देख सकते हैं। लक्स मीटर क्या होता है, इसको पढ़ा होगा आपने जो छोटी क्लासेस में। लक्स मीटर द्वारा इल्यूमिनेशन लेवल वो कितनी जो इन तीव्रता के साथ जल रही है उसका लेवल दिखाने का। इसमें एक प्रकाशित सेल होता है जो आउटपुट को लेंस पर विद्युत आवेग में परिवर्तन करता है, मीटर लक्स में आशंकित होता है। अब जो है वो है एनर्जी ऑडिट फॉर इल्यूमिनेशन लाइटिंग सिस्टम। जो लाइटिंग सिस्टम है उसके लिए एनर्जी ऑडिट को अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। देख लेते हैं अभी इसको कुछ। देखें क्या है। सभी उद्योगों में लाइटिंग एक महत्वपूर्ण सेवा है, क्योंकि जितने भी हमारी जो काम है लाइटिंग वहाँ पे सभी पे यूज़ होती है। औद्योगिक लाइटिंग द्वारा ऊर्जा की खपत 2 से 10% के बीच होती है। कुल ऊर्जा की खपत उद्योग के प्रकार पर निर्भर करती है। लाइटिंग के क्षेत्र में अनवरत प्रयास व आविष्कार के कारण ऊर्जा की बचत को काफ़ी मात्रा तक बढ़ाया जा सकता है। लाइटिंग पद्धति की ऊर्जा क्षमता को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित चरण दिए गए हैं। पहला क्या है, लाइटिंग पद्धति अवयवों ट्रांसफार्मर की इन्वेंट्री नीचे दिए प्रारूपों के अनुसार होना चाहिए, ये लिस्ट दी गई है। ये अब स्टेप बताए गए हैं। दूसरी स्टेप क्या है, लक्स मीटर की सहायता से कार्यकारी स्तर के विभिन्न प्लांटों की स्थिति पर लक्स लेवल को मापना चाहिए और इनका रिकॉर्ड करना चाहिए। अभिलेखन रिकॉर्ड को कहते हैं। ये स्टेप्स दिए हैं जिन स्टेप में जो लाइटिंग का जो मॉनिटरिंग है उसको हम पूरा करेंगे। लैंपों को अधिक जस्त ऊर्जा वाले लैंपों से प्रतिस्थापित करेंगे। ये कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं। ठीक है गाइस, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में हम शुरू करेंगे।